दोस्तों, त्योहारों का हमारे देश के, हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। नवरात्रि से हमारा पूरा देश इन त्योहारों के रंग में रंग चुका है। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्या कारण है कि गर्मी के मौसम की शुरुआत में होली के जैसा एक त्योहार हम मनाते हैं और जाड़े के मौसम की शुरुआत में दीपावली के जैसा एक त्योहार हम मनाते हैं। जहां होली का त्योहार प्रधानतया पानी के ऊपर आधारित होता है, दीपावली का त्योहार प्रधानतया दीपक की रोशनी, या अगर और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ऊर्जा, ऊष्मा, ज्योति का त्योहार माना जाता है। हमारे देश में त्योहारों के पीछे बड़े ही वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं और पिछले कई दिनों से एक शब्द हमारे कानों में, हमारे जनजीवन में बार बार हमें प्रभावित कर रहा है और वो है बीमारी से बचाव, व्याधि क्षमत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। आपने देखा होगा जैसे जैसे मौसम बदलना शुरू होता है, कुछ विशेष बीमारियां हैं जो लगभग होती ही होती हैं और जैसे ही मौसम में ठहराव आता है इनका होना कम हो जाता है। जैसे वायरल फीवर, सांस के संबंधित बीमारियां हैं। ऐसे ही जाड़े के मौसम में पक्षाघात के मरीज, स्ट्रोक के मरीज, हृदय के मरीज, जोड़ों के दर्द के मरीज ये बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं त्योहार की, पूरी गर्मी हमारे लिए जीवन का आधार होता है पानी। लेकिन अगर हम जाड़ों की बात करें तो हम सब पानी से दूर भागते हैं और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। होली के त्योहार पे वही पानी जिससे पूरे जाड़े हम दूर भागते हैं हमारे लिए कीड़ा का विषय बन जाता है। हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, होली खेलते हैं और ये जो शुरुआत होती है पानी के साथ हमारी मित्रता की, ये तब तक चलती रहती है जब तक जाड़े का मौसम नहीं आता। पूरी गर्मी हम पानी के ऊपर ही जीवित रहते हैं। बरसात में हम इंतजार करते हैं कि कब पानी बरसे और जैसे ही हेमंत ऋतु शुरू होती है धीरे धीरे हमारी पानी से ये दोस्ती खत्म होने लगती है। उल्टा होता है। पूरी गर्मी के मौसम में वसंत से लेकर के हेमंत के बीच में हमारी दुश्मनी होती है गर्मी से, ऊष्मा से, आग से। हम गर्मी से दूर भागते हैं, पानी को आधार बनाकर हम ठंडक से नजदीक रहते हैं। लेकिन जैसे ठंड का मौसम शुरू होता है हमें उसी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है और प्रतीकात्मक रूप से जो दीपावली का त्योहार होता है वो इसी अग्नि के प्रति हमारे समर्पण को, अग्नि से हमारे सामीप्य को प्रदर्शित करता हुआ एक त्योहार होता है। अब ये जो त्योहार हैं ये ऐसे ही तो मनाए नहीं जाते। इनके साथ में आहार का भी विधान है, बहुत सारे और भी पारंपरिक नृत्य हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो इन त्योहारों के साथ जुड़े हुए। उपवास किया जाता है, देवताओं की स्तुति की जाती है। अब जब ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र भी एक सा नहीं होता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी क्रियाकलापों पर हमारे शरीर के प्रभाव पड़ता है। तो फिर क्या ऐसी मैकेनिज्म है, हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा क्या, किस तरह से बनाया है कि शरीर इन सब के लिए अपने आप को हर बार तैयार करता है। ऋतु परिवर्तन के समय होने वाले इन्हीं परिवर्तनों से शरीर को लड़ने की क्षमता देने के लिए और बीती हुई ऋतु की आदतों को छोड़कर आने वाली ऋतु की आदतों को स्वीकार करने का एक बड़ा ही वैज्ञानिक वर्णन ऋतुचर्या के रूप में आयुर्वेद में पाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसे समझने से पहले हमें दो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि आखिर ये ऋतु है क्या। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये जो परिक्रमा पथ है पृथ्वी का, ये गोल नहीं है, ये एक अंडाकार या इलिप्टिकल शेप का परिक्रमा पथ होता है। क्योंकि ये गोल नहीं है, इसलिए इस पूरे पथ की केंद्र से दूरी हमेशा एक सी नहीं होती। अब केंद्र क्या है? क्योंकि हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते हैं, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी केंद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है और एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी केंद्र से सबसे ज्यादा नजदीक। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, दोनों क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। अब इन क्रियाओं का सामंजस्य इस प्रकार से बैठता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा जब वो सूर्य के नजदीक होती है, वह सूर्य के प्रकाश को ज्यादा प्राप्त करता है और एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश को कम प्राप्त करता है। पृथ्वी झुकी भी है। इन सारी भौगोलिक जो विडंबनाएं हैं, इनको अगर हम ध्यान देते हैं तो इन्हीं के कारण पृथ्वी के विभिन्न भूभागों पर मौसमों में बदलाव पाया जाता है। हमारे देश को इसमें एक बड़ा ही, हम कह सकते हैं कि वरदान मिला है प्रकृति का। अन्य देशों में इस प्रकार से मौसम में विविधता नहीं दिखती, लेकिन हमारे देश में मौसम में इस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। हमारे यहां शास्त्रों में 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन है। षड ऋतुओं भवन्ति। आचार्य चरक ने षडंगम ऋतु विभागेन विद्या इस चीज को इस तरह से कहा। अब ये 6 ऋतुओं का वर्णन हमारे देश में मिलता है। ये 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से शुरुआत करें तो हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। और भी हैं, इसमें एक प्रावट ऋतु भी जुड़ती है, पर यह हमारी आज की चर्चा का विषय नहीं। मोटे तौर पर ये 6 प्रकार की ऋतु, सबके अपने अपने लक्षण हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। इसी तरह से सभी ऋतुओं के अपने अपने विशेष आहार, विहार और व्यवहार भी हैं। अगर हम इनके साथ में अपना तारतम्य बैठाकर कहते हैं तो जो ऋतु परिवर्तन से, मौसम बदलने से जो बीमारियां हो सकती हैं, उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये ऋतु क्या है, इनका परिवर्तन क्यों होता है। हमने पहले बात करी कि चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी पर भी घूम रही है, सूर्य से जो चक्कर लगाने का परिक्रमा पथ है वो एक समान न होने के कारण कोई एक हिस्सा ज्यादा रोशनी पाता है, कोई एक हिस्सा कम रोशनी पाता है, कोई एक हिस्सा सूर्य की तरफ होता है, कोई एक हिस्सा सूर्य से दूर होता है। और जहां ज्यादा रोशनी मिलती है वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां कम मिलती है वहां टेम्परेचर कम होता है। जिधर टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर ग्रीष्म के लक्षण मिलते हैं, जिधर टेम्परेचर कम होता है उधर शीत के लक्षण मिलते हैं। तो इस तरह से ऋतुएं पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण, अपने मूवमेंट के कारण, सूरज के चारों ओर मूवमेंट के कारण बदलती रहती हैं और विभिन्न भूभागों पर इसका असर देखा जाता है। हमारे देश में इसी के कारण 6 प्रकार की ऋतुओं का मिलना पाया जाता है। अब बात करते हैं ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या क्या? बड़ा आसान सा शब्द है। ऋतु, मौसम, चर्या में किस प्रकार से हम आचरण करें। अलग अलग ऋतु में, जैसा मैंने पहले बताया कि हर ऋतु का अपना आचार, आहार और व्यवहार है। अलग अलग ऋतुओं में हम किस प्रकार से आहार, विहार और व्यवहार करें जिससे ऋतुओं के बदलने से होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके अनुकूल हम अपने शरीर को बना सकें, ये सारा का सारा आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अंतर्गत वर्णित है। इतना ही नहीं, एक बड़ी ही सुंदर और वैज्ञानिक बात भी देखने को मिलती है। सुश्रुत संहिता के अंदर, जो कि आयुर्वेद का एक प्रधान ग्रंथों में से, बृहत्तरी में से एक ग्रंथ है, एक अध्याय है जिसमें आचार्य सुश्रुत ने
दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऋतुओं के लक्षण भी बताएं। व्यवहारिक रूप से अगर हम देखेंगे तो चाहे वो गर्मी का मौसम हो, जाड़े में तो ठंड लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी जो सुबह का समय होता है उस समय माहौल इतना ठंडा होता है कि अधिकांश हमें अपने जो आर्टिफिशियल हम टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे हमारा पंखा है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, उनको हमें बंद करना पड़ता है और किसी ना किसी प्रकार का चद्दर, लोई, इस तरह की चीजें हमें ओढ़नी पड़ती। दिन के मध्य भाग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आचार्य सुश्रुत ने दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऋतुओं के समान लक्षण बताए। अब आप सोचिए कि कितना वैज्ञानिक इनका विवेचन रहा, कितनी इनकी वैज्ञानिक सोच रही, और इसी के आधार पर उन्होंने अलग अलग तरह से व्यवहार करने का भी विधान किया है। अब बात करते हैं इस मौसम की जिसमें अभी आज हम गुजर रहे हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से शरद ऋतु का समय है और आयुर्वेद के हिसाब से ही हमारे भारतीय समाज के हिसाब से भी शरद ऋतु शुरू हो चुकी है। शारदीय नवरात्र अभी अभी पूरे हुए हैं, हमने विजयदशमी का उत्सव मनाया है, तो शरद ऋतु का तो हमने आरंभ कर लिया। अब शरद ऋतु पड़ती कब है? तो यही मौसम है। सबसे आसान तरीका है, जब शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं तो आप समझ लीजिए शरद ऋतु शुरू हो चुकी है। फिर भी अगर हिंदी के महीनों की बात करें तो आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें शरद ऋतु का होना पाया जाता है। 12 महीने 2-2 महीने की विभाग के हिसाब से शरद ऋतु का समय है। आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने। हम कैसे पता करेंगे कि शरद ऋतु शुरू हो चुकी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि सबसे आसान तरीका है, शारदीय नवरात्र आरंभ हो चुके हैं, देवी की स्तुति शुरू हो गई है, शरद ऋतु शुरू हो गई है। अब हमें शरद ऋतु के अनुकूल अपना आचार, आहार और व्यवहार विहार शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे और आने वाले मौसम में हम ठंड से अच्छी तरह से लड़ सके, हमारा शरीर इसके लिए तैयार हो सके। और पीछे जो मौसम गया है इसके कारण जो शरीर को कमजोरी हुई है, क्योंकि ये जो समय था इसमें शरीर का बल क्षीण होता है। आयुर्वेद में इस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं में बल की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, किसमें बल मध्यम अवस्था में होता है, किसमें बल उत्तम अवस्था में होता है, किसमें बलहीन अवस्था में होता है। तो अब जो समय गया है इसमें बलहीन अवस्था में होता है और धीरे धीरे फिर ये बढ़ने लगेगा, शिशिर ऋतु तक आते आते अपनी सबसे उत्तम स्थिति में आ जाएगा। तो हमने पता करा कि शरद ऋतु कैसे हम पता करेंगे कि शुरू हुई। दोस्तों, जब हम आज के समय की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं ज्ञान के और बहुत सारा ज्ञान फैला हुआ है। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो पता चला कि अलग अलग मौसम में अलग अलग खान पान कैसे रखना है, इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं और आयुर्वेद के नाम पे भी ये सारे विचार उपलब्ध हैं। लेकिन जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हमने क्या किया, ये जितनी भी चर्चाएं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं इनको इकट्ठा किया, इन्हें प्रश्नों का रूप दिया और लोगों से हमने उनके विचार मांगे। जो विचार हमारे सामने आए उन प्रश्नों का हमें एक एक कर आज आपके साथ में समाधान कर रहे हैं और उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। लोगों ने पूछा कि जो पिछले मौसम का खान पान था जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है उसे हम कैसे बदलेंगे। बड़ा ही सुंदर वर्णन आयुर्वेद में मिलता है और यह केवल पिछले मौसम के खान पान से संबंधित वर्णन नहीं है, ये हर एक उस आदत से जो हमें पड़ चुकी है, अच्छी या बुरी। तो अगर कोई आदत हमें पड़ चुकी है, जैसे पिछले मौसम के खान पान की हमें आदत पड़ चुकी है, पूरा गर्मी का मौसम हमने ठंडी चीजों का सेवन किया और आनंद भी उठाया, शरीर ठंडी चीजों के लिए, लिक्विड चीजों के लिए तैयार रहा, तो अब तो इसको आदत हो चुकी है। ऑल ऑफ सडन अगर हम ये कहें कि इसे हम गर्म चीजों की आदत डलवा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है और इसके कंसिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं बीमारी के। आयुर्वेद में इसके लिए एक पादांशिक क्रम नाम की व्यवस्था है। अब पादांशिक क्रम क्या होता है? बहुत ही क्लियर है। पाद का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर आपको कोई चीज हैबिचुअल हो चुकी है, किसी चीज की आपकी
आदत बन चुकी है तो आप उसे ऑल ऑफ सडन मत छोड़िए। अगर आप आधुनिक विज्ञान की बात करें तो कोई दवाई जिसकी हमें हैबिट पड़ चुकी थी, खास करके स्टेरॉइड्स के मामले में ऐसा किया जाता है, तो ना हम ऑल ऑफ सडन विड्रॉ नहीं करते। या ड्रग्स जो लोग लेते हैं, जिन्हें नार्कोटिक्स की आदत पड़ चुकी होती है, उनको भी ऑल ऑफ सडन विड्रॉल नहीं कराया जाता है। बिकॉज अगर ऑल ऑफ सडन विड्रॉल कराया जाता है तो बॉडी उनकी डिमांड करना शुरू करती है और उसकी वजह से बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस होता है। इससे बचाने के लिए आयुर्वेद में पादांशिक क्रम का पिछले समय की आदतों को एकाएक न छोड़ के पादांशिक क्रम में छोड़ना चाहिए। अब ये पादांशिक क्रम क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो ट्यूटोरियल बना हुआ है और हम वहां देख सकते हैं। पर अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पुरानी आदत जो है उसे एकाएक नहीं छोड़ेंगे, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके हम उसको छोड़ेंगे और नई आदत को धीरे धीरे हम ग्रहण करेंगे। अच्छा, इसका क्या रीजन है? हर बात के पीछे एक बात कही जाती है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। बड़ा अच्छा ही साइंटिफिक रीजन आचार्य चरक ने बताया है। क्रमेण अपचिता दोषा और क्रमेण उपचिता गुणा। अब दो शब्द हैं, अपचिता और उपचिता। क्रमेण से अपचित जो गलत चीजें हैं, क्रम से अपचित मतलब घटाई जाए, और गुणा अच्छी चीजें, गुड प्रॉपर्टीज अगर क्रम से उपचित की जाए मतलब बढ़ाई जाए, तो ऐसा करने पर जो बुरी चीजें हैं उनका अपुनर्भव होता है, जो अच्छी चीजें हैं ये लंबे समय तक बनी रहती हैं। ऐसा आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में बताया। वहीं पे पादांशिक क्रम का भी वर्णन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये तो हुआ कि हमें अगर छोड़ना है और पकड़ना है तो पिछले मौसम का छोड़ना है और आने वाले मौसम का जो खान पान और आहार विहार है उसे हमें पकड़ना है। तो कैसे करें? तो ऑल ऑफ सडन ना करके हम इसे धीरे धीरे पिछले वाले को छोड़ेंगे और नए वाले को अडॉप्ट करेंगे। दूसरा सवाल जो लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा वो था कि मौसम के बदलते समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान कब रखना चाहिए। अच्छा सवाल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हमने इसको देखा भी है और हम इसको व्यवहार में भी लाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इस पर चर्चा करते हैं कब रखना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में जिसे हम कहते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि क्या होती है? इसके नाम से ही क्लियर है। ऋतु मतलब मौसम, संधि मतलब के बीच का समय। जैसे संध्या काल जो है वो दिन और रात के बीच का समय है, संधि का समय है। इसी तरह से ऋतु की एक संधि है, जब पिछली ऋतु खत्म हो रही हो और आने वाली ऋतु शुरू हो रही हो, इसके बीच का एक समय होता है। आचार्य वाग्भट ने इसे 14 दिन का माना। हमारे सामने वाग्भट संहिता, इसमें देखते हैं क्या कहते हैं, एक बार इसका श्लोक देख लेते हैं। आचार्य कहते हैं ऋतु और ऋतुओं के अंत्य आदि, अंत और आदि के सप्ताह जो होते हैं ऋतु संधि स्मृता, मतलब जो मौसम, दो मौसम उनके अंत और आदि। अंत मतलब जो मौसम बीत रहा है, आदि मतलब जो मौसम शुरू हो रहा है, कि इन दोनों का सप्ताह जो होता है इसे आप ले लीजिए। और ये जो सप्ताह का समय है, 7-7 दिन का समय, मतलब कुल 14 दिन का जो ड्यूरेशन है, बड़ा क्रूशियल ड्यूरेशन है, क्रिटिकल ड्यूरेशन। इस समय हमें अपनी शरीर की सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो सवाल हुआ कि मौसम बदलते समय अपने सबसे ज्यादा हमें ध्यान कब रखना चाहिए। तो ऋतु संधि का जो समय होता है, जब दो ऋतुएं जुड़ रही होती हैं, पिछली जा रही होती है और अगली आ रही होती है, इस समय हमें अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये क्रिटिकल ड्यूरेशन लगभग 14 दिन का आयुर्वेद में माना गया। एक और कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में आती है यमदंष्ट्रा। इस ऋतु के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अगर, तो एक और कॉन्सेप्ट आती है, ये होती है यमदंष्ट्रा। अब यमदंष्ट्रा आचार्य सारंगधर ने बताई। आचार्य सारंगधर आयुर्वेद के एक विद्वान हुए हैं और उन्होंने सारंगधर संहिता लिखी, तो उन्होंने बताया यमदंष्ट्रा। अब यमदंष्ट्रा क्या होता है? नाम से क्लियर है, यम की दाढ़, मतलब ये एक ऐसा समय होता है जो यम की दाढ़ के समान खतरनाक होता है। इसमें हमें अपने आप को बचा के रखना। तो ये समय कौन सा है? ये समय है कार्तिकस्य दिनान्यष्टौ वा अग्रणस्य वा, मतलब कार्तिक के 8 दिन और अगहन के 8 दिन। कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन हुए और अगहन मास के 8 दिन शुरू हुए। ये भी एक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में आई है और इसमें उन्होंने कहा है स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, मतलब जो व्यक्ति अपने शरीर को समझकर
मात्रावत आहार विहार करता है वो जीवित मतलब सुखपूर्वक जीता है। तो यमदष्टा की कॉन्सेप्ट को भी ऋतुचर्या के कंटेक्स्ट में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हुआ कि हमें अपना ध्यान कब रखना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर जो हम पहले एक बार बात कर चुके हैं कि आचार्य सुश्रुत ने दिन के अलग अलग पार्ट्स में भी लक्षण बताएं। क्यों बताएं? अगर हम देखते हैं आयुर्वेद के मत से तो पूर्वाह्न का जो समय होता है, सुबह का समय होता है, उसमें कफ दोष की वृद्धि होती है। ऐसे ही मध्याह्न के समय में पित्त दोष की वृद्धि होती है और अपराह्न के समय में वात दोष की वृद्धि होती है। जब हम बात करेंगे रात की, तो रात का जो प्रदोष काल है, पहला प्रहर, उसमें कफ दोष प्रधान होता है। मध्य रात्रि जो है वो पित्त दोष प्रधान होती है और प्रत्यूष जो सुबह का समय होता है वात दोष का प्राधान्य का समय। और यहीं पर आचार्य सुश्रुत ने जो मध्य रात्रि का समय है उसको, उसमें जो लक्षण मिलते हैं उनको शरद ऋतु के समान लक्षणों वाला बताया। मतलब जो मध्य रात्रि का समय है उस समय हमें अपने शरीर का उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जिस प्रकार हम शरद ऋतु में अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये पित्त के प्रकोप का काल है, तो मध्य रात्रि के समय में हमें पित्त के प्रकोपक कारणों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। बेसिकली ये दिन के अलग अलग हिस्से में जो अलग अलग ऋतुओं के लक्षण हैं, इनको बताने के पीछे की कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि यही। तो आचार्य सुश्रुत मध्य रात्रि में शरद ऋतु के जैसे लक्षण मानते हैं और वो कहते हैं कि इस समय हमें शरद ऋतु में जो भी दिनचर्या का हम पालन करते हैं, जिन जिन आहार का सेवन करते हैं, जिनका नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना चाहिए। एक सवाल और पूछा जाता है कि फिर खाना क्या चाहिए। अभी तक तो हमने बात करी कब ध्यान रखना चाहिए, अब बात आती है खाने की। खाना क्या चाहिए? तो ये जो समय है इसमें हमें उन सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करना है जो पित्त दोष के प्रकोप को शांत करते हैं। अब ये कौन से होते हैं, कौन सा रस इसमें प्रधान होता है? आयुर्वेद में रस की कॉन्सेप्ट है। 6 प्रकार के रस माने गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसमें इनके 3 ग्रुप बटे हैं, शामक और प्रकोपक के। जैसे वात के शामक रस, वात के प्रकोपक रस; पित्त के शामक रस, पित्त के प्रकोपक रस; कफ दोष के शामक और कफ दोष के प्रकोपक। तो अब हम जो, चूंकि ये शरद ऋतु है, पित्त के प्रकोप का काल है, पित्त दोष के प्रकोप का काल है। आपने देखा भी वो इस टाइम पे डाइजेशन रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पित्त का चूंकि प्रकोप काल है, तो हमें इसमें पित्त दोष को बढ़ाने वाले जितने भी रस हैं या आहार हैं उनका सेवन, मतलब गर्म तासीर के आहारों का सेवन नहीं करना। और जो ऐसे आहार विहार हैं जो पित्त दोष का शमन करते हैं उनका सेवन करना। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है रस। क्योंकि रस का वर्णन आया, 6 प्रकार के रस बताए गए जैसा अभी हमने बात करी। तो किस रस का प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे आसान है जो पित्त का शमन करने वाले, पित्त दोष को शांत करने वाले रस, उनका सेवन करना है। कौन से हैं? तो मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस। ये 3 ऐसे रस हैं जिनका हमें सेवन ज्यादा करना चाहिए। आयुर्वेद भी बैलेंस डाइट में विश्वास करता है और आयुर्वेद की बैलेंस डाइट में रसों का बड़ा प्राधान्य है। भोजन वही सबसे अच्छा है जिसमें 6 के 6 रस मिलते हो। षड रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय मिलते हो, वो भोजन अच्छा माना जाता है। फिर ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं आप मधुर, तिक्त और कषाय का सेवन अधिक करिए? एक्चुअली सेवन तो हमें षड रस का करना है, लेकिन इस समय चूंकि पित्त का प्रकोप होता है तो प्रधान रूप से मधुर, तिक्त और कषाय रस का प्रयोग हमें अपने भोजन में बाकी की तुलना में थोड़ा ज्यादा करना। तो ये तो हुआ कौन से रसों का सेवन करना चाहिए। अब किसका सेवन कम करना चाहिए? इसका उल्टा। तो जो भी पित्त के प्रकोपक रस हैं उनका सेवन हमें कम करना चाहिए और खास करके क्षारीय हैं, खट्टे पदार्थ, लवण हैं, इनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए ताकि हमें जो एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ में जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और भी इस तरह की जितनी भी चीजें, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो कम से कम। अब खाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये भी लोग पूछते हैं कि ठीक है आपने बता दिया कि ये रसों का सेवन करना चाहिए, लेकिन
खाना कितना खाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सीधी बात तो ये है कि खाना हमें अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए। अब भूख को हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसका आयुर्वेद में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आई हुई है। और आचार्य ने कहा है कि आप अपने पेट को वर्चुअली 4 हिस्से में बांट लीजिए और उसमें अलग अलग पार्ट रखिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, इस तरह से पार्ट करिए। और गैसों मतलब जो भोजन है उसके संचरण के लिए एक स्थान खाली छोड़िए। मतलब आपको एक एम्प्टी स्पेस मान के चलना। अगर मेरी भूख 4 रोटी की, 5 रोटी की मुझे लगती है कि है, तो मुझे थोड़ा सा कम करके खाना चाहिए। अब ये कम जो होता है इसे आयुर्वेद में सौहित्य कहा गया। तो सौहित्य से कम खाना चाहिए, भर पेट बिल्कुल ठूस के नहीं खाना चाहिए, थोड़ी जगह बचा के रखनी चाहिए। अगर मेरी भूख 4 या 5 रोटी की, तो मुझे 3 रोटी तक जाकर के अपने आप को रोक देना चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा हम खाएंगे तो हमें पता, चूंकि अभी शरीर का बल, हमने जैसे बात करी कि ग्रीष्म ऋतु में बल हीन हो चुका था, हमारी डाइजेशन पावर भी कम हो चुकी, तो हमारी पावर इतनी नहीं है कि हम ठूस के खाएं और हम उसको पचा सकें। जाड़े का मौसम आएगा, हम ठूस के खाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट भी है उस समय ठूस के खाने की, लेकिन इस समय नहीं। तो सौहित्य इस समय मना किया गया, भर पेट बिल्कुल ठसाठस भोजन करना मना किया गया। अच्छा, कैसे हम जानेंगे कि हमें अब भोजन करना चाहिए, हमें खाना खा लेना चाहिए, इसका अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बात करते हैं। आयुर्वेद में लक्षण बहुत अच्छे बताए थे। उद्गार शुद्धि उत्साहो, वेगोत्सर्गो यथोचिता, लघुता क्षुत पिपाशा, जीर्णाहार से। तो ये जो लक्षण बताए गए हैं, इसका एक अलग वीडियो हमने बना करके डाल रखा है, आप वहां पे उसे देख सकते हैं। ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो समझ लिया आपको भूख लग गई है, आप भोजन करिए। और भोजन करते समय इस चीज का ध्यान रखिए, खाना खाते समय इस चीज का ध्यान रखिए, आपकी जितनी भूख है उसे थोड़ा कम करके खाइए। बिल्कुल ठूस के खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इंडाइजेशन होगा, और इंडाइजेशन खुद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शुरू करता है। तो खाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए? अगला सवाल, खाना कब खाना चाहिए? अभी हमने बात करी कि जब हमें भूख लग रही, हमें इसके लक्षण मिल गए हो कि नहीं अब मुझे भूख लग रही, तभी हमें खाना खाना चाहिए। आज के समय में कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दिनों से हम एसिडिटी की दवाई कर रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको शाम को जल्दी खाना खाने की आदत है, 7 बजे के आसपास खाना खा लिया, और नाश्ता उनका होता है सुबह के 8-9 बजे तक। अब आप सोचिए कि 12 घंटे का आपका गैप हो रहा है। अब इन 12 घंटों में उन्होंने कुछ नहीं किया, बॉडी तो इस चीज को एडजस्ट नहीं कर सकती है। आयुर्वेद भी कहता है याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। अब ये क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब एक समय है कि इससे बीच में खाना नहीं खाना चाहिए और इससे ज्यादा देर तक का हमें लंघन नहीं रखना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम वहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेशेंट आकर के कहता है हम लोगों के पास कि डॉक्टर साहब, जो गैस की गोलियां होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक खाने की दवाइयां हैं, इन्हें हम बहुत दिनों से ले रहे हैं और फिर भी प्रॉब्लम रहती है। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं पता चलता है कि नहीं, इसने गैप बहुत ज्यादा कर रखा है। उस गैप को हम कम करवा लेते हैं, बीच में उसे हल्का सा कुछ दे देते हैं। वो जो खा रहा है उसको अलग अलग पार्ट में बांट करके उससे कहते हैं इतनी देर पे खाते रहिए, और ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि कितनी देर के बाद में हमें खाना खाना चाहिए, खाना खाने से पहले कौन से लक्षण देखने चाहिए कि क्या हमारा पिछला खाना पच चुका है। अध्ययन मना है आयुर्वेद में, पिछला खाना अगर पचा नहीं है तो आपको तुरंत फिर से खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी इंडाइजेशन करता है। अध्ययन मना है। तो कैसे हम अध्ययन से बचेंगे, इसके लक्षण क्या है? बता दिया, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचिता, लघुता अच्युत पिपाशा, जीर्णाहार से लक्षण। तो इसका ध्यान रख के हमें खाना खाना चाहिए कि जब ये सारे लक्षण आ जाए तो हमें खाना खा लेना चाहिए। एक सवाल और यहाँ पर बार बार आता है, रोगी पूछता है, स्वस्थ व्यक्ति भी पूछता है अपने चिकित्सक से कि चूंकि मौसम बदल रहा है और पाचन शक्ति पे भी असर पड़ रहा है, तो जो भोजन है, भोजन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे जो डाइट है, डाइट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ऐसे समय में, खास करके शरद ऋतु का जो समय है, जिसमें कि गर्मी में हमारा जो शारीरिक बल है वो भी कम रहता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर भी कम होती है, और जाड़े में वो बढ़ जाती है। इसे अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो चूंकि जाड़े में अगर आप ध्यान देंगे तो जितनी भी रिच डाइट हैं, जैसे पराठे है, हलवा है, इस तरह की चीजें हम कंज्यूम करते हैं। तो इस समय जो ये बीच का समय है, शरद ऋतु का जो समय है ये वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस समय हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए?
जो कि ऑल ऑफ सडन बॉडी को हम किसी भी तरह का लोड नहीं दे सकते, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड ही हो। तो जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो क्वालिटी वाइज लाइट होनी चाहिए, लघु गुण की होनी चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, और सुपाच्य होनी चाहिए, इजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, ताकि शरीर को कष्ट ना हो, हमारी डाइजेस्टिव पावर जो है उसे झेल सके। तो सामान्य जो स्टैपल फूड है उनमें अगर हम बात करें दालों की, तो दालों में मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, ये बहुत आसानी से पचते हैं। और मूंग की दाल तो अधिकतर बीमार लोगों के लिए भी अच्छी होती है, बच्चों को भी अच्छी होती है, और जब शरीर कमजोर होता है उस समय भी एडवाइस की जाती है, इसलिए मूंग की दाल का सेवन हमें अधिक करना चाहिए। मसूर की दाल एक ऐसी दाल है जिसके अंदर जो अवेलेबल प्रोटीन है वो काफी होता है, मतलब प्रोटीन हमने कंज्यूम कितना किया ये, और उसके बाद में बॉडी ने उसमें से कितना एसिमिलेट कर लिया, ये दो एक अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो जो मसूर की दाल है वो एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, और सबसे बड़ी बात की इजीली डाइजेस्टेबल होती है। कोशिश हमें क्या करनी चाहिए, चाहे हम मूंग की दाल यूज करें या मसूर की दाल यूज करें, तो दो तरह की हमारी प्रचलन में होती हैं, एक होती है छिलके वाली, एक बगैर छिलके वाली। तो अगर हम छिलके वाली दाल इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट हमें एक और मिलता है, जो छिलका है वो रफेज की तरह वर्क करता है, तो हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को भी बढ़ाएगा, और जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है स्टूल का वो अच्छा होगा, हमें अलग से ऊपर से किसी तरह का फाइबर या कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। दाल के अंदर घी का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो मटर जैसी जो मतलब हैवी दाल होती है उसको भी कंज्यूम कराते हैं हम लोग रेगुलर, लेकिन शर्त यही होती है कि अच्छी तरह से उसमें घी पड़ा हुआ होना चाहिए, स्नेह से संस्कारित होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। रही बात चावल की, तो जो अपना शारीरिक रोग की स्थिति और शारीरिक स्थिति के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में शाली चावल का प्रयोग इस मौसम में बताया गया है। दही का सेवन मना किया गया। आगे जब हम कौन कौन सी चीजें मना की गई इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे। और कुल मिलाकर के जो भोजन की क्वालिटी है वो इजीली डाइजेस्टेबल लघु सुपाच्य भोजन करना चाहिए। बाहर का खाना जिसके अंदर फ्राइड फूड्स हैं, समोसे हैं, और आपके जो स्पाइसी जितनी चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इस समय चूंकि पित्त के प्रकोप का काल है तो एसिडिटी के पेशेंट्स बढ़ते हैं, डाइजेशन रिलेटेड पेशेंट्स बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा जितना भी हमारा जंक फूड है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके सादा घर का भोजन करना इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये तो हुई बातें कि हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। अब हमें क्या ऐसी चीज है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो हम बता चुके हैं। जितना भी रस के हिसाब से बात करें अगर हम, तो खट्टी चीजें हैं और हमारा लवण रस है, इनका जो पित्त के प्रकोपक रस है उनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। और साथ में दही एक ऐसी चीज है जो बार बार मना की जाती है, इस समय दही का सेवन बिल्कुल भी मना है। और अगर हम आयुर्वेद के ओपिनियन की बात करें तो रात में तो दही को बिल्कुल ही मना किया गया है। कहा भी जाता है न नक्तम दधि भुंजीत, और उसके साथ में दही के साथ में कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती है। रात में तो खाना ही नहीं है, और अगर खाना है दिन में भी तो उसमें शर्करा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग शर्करा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसमें आंवला होना चाहिए, उसके साथ में मूंग का यूज दाल होनी चाहिए। तो इनके बारे में हमने एक अलग ही एक वीडियो है उसमें चर्चा करी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। फ्यूचर में हम उसे एक बार शेयर और कर देंगे। तो ये तो हुआ कि हमें क्या क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है जो आजकल अधिकांश पूछा जाता है, और वो है पानी। पानी कैसा पीना चाहिए? तो अगर हम संहिताओं की बात करें तो योग रत्नाकर हैं, हारी संहिता है, ये सारी जो हमारी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, चाहे वो हमारा चरक हो या सुश्रुत संहिता, यहाँ पर पानी के रूप में उष्णोदक का सेवन करने के लिए कहा जाता है। और योग रत्नाकर तो ये कहते हैं कि जो उष्णोदक है वो भी उष्ण होना चाहिए, मतलब पादांश जला हुआ होना चाहिए। पाद क्या है? 1/4 पार्ट। जो अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो जितना भी अमाउंट है उसका 1/4 आपको बॉईल करके उड़ा देना है, और जो रिमेनिंग वाटर है उसको इस्तेमाल करना है। पानी के साथ में एक चीज और है कि अगर पानी को उबाल करके रखा गया है, उसे बार बार उबाला जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। और गर्म किए हुए पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें कैसे कैसे हमें अलग अलग तरीके से उनका मतलब गर्म करने का तरीका, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो शरद ऋतु में उष्ण जल का सेवन योग रत्नाकर में बताया गया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है शरद ऋतु में वाटर कंजम्पशन से रिलेटेड, वो है अंशोदक या हंशोदक।
बहुत सारी संहिताओं में इसे अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन अगर हम इसको मॉडर्न पैरालेंस में देखते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की बात की जाती है। इस टाइम चूंकि बरसात का जो पानी था उसमें मना किया गया है, नदियां उसमें गंदगी लेकर के जा रही होती हैं, तो बरसात में तो साफ मना किया गया है कि आप जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको एज इट इज़ नहीं यूज़ करेंगे, उसको प्रॉपर बॉईल करके या जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन के सिस्टम्स बताए गए आयुर्वेद में उनका इस्तेमाल करेंगे, या मॉडर्न सिस्टम में बताए गए हैं उनका इस्तेमाल करके प्यूरिफाइड करने के बाद में आप यूज़ करेंगे ताकि वाटर बॉर्न डिजीजेस बचे। लेकिन शरद ऋतु आने के बाद में हंसोदक का एक वर्णन आता है, और हंसोदक के बारे में कहा जाता है कि जो दिन में सूरज की किरणों से, रात में चंद्रमा की किरणों से तपा हुआ हो, अगस्त्य नक्षत्र के उदय से निर्विशीकृत हो। अगस्त्य नक्षत्र बेसिकली आसमान में दिखाई देने वाला एक तारा है, और ये कहा जाता है कि पूरे वर्ष नहीं दिखाई देता, और ये ऐसा समय होता है कि इस समय दिखाई देना इसका शुरू होता है और अप टू मई ये आपको आसमान में दिखाई देगा इजीली। लेकिन जैसे ही फिर आसमान में क्लाउडीनेस और ये सब चीजें शुरू होने हो जाती हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, तो इसका दिखना बंद हो जाता है। अगस्त नक्षत्र उदय हो चुका होता है इस समय, और जैसा उसमें कहा गया कि दिन में वो सूरज की किरणों से और गर्म किया हो, रात में चंद्रमा की किरणों से ठंडा। मतलब अगर आप इसको साइंटिफिकली जो इवेल्युएट करेंगे तो समझ में आता है ऐसा कि पानी बॉईल करके ठंडा किया हुआ होना चाहिए, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो अवेलेबल हो आपके पास उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हंसोदक का एक प्रयोग शरद ऋतु के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया। और इसके बाद में पानी का तो रहा ये एस्पेक्ट। अब लोग पूछते हैं कि क्या इस समय धूप में बैठना ठीक है, क्योंकि ये पित्त के प्रकोप का काल है। धूप का सेवन अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बादलों के समय में तो सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम आती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है वो कम होती। लेकिन एकाएक चूंकि बादल छटता है, इस मौसम के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया भी है कि जब आसमान में बादल अपनी पूरी ताकत से दिखाई देने लगे मेघ छटने के बाद में, तो समझिए शरद ऋतु शुरू हो रही है। तो इस ऋतु में एक तो हमें धूप में बैठने से बचना चाहिए, क्योंकि सूरज फिर वापस खुले आसमान में आ जाता है, बादलों का जो एक कवर होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो ये एक तो अल्ट्रावायलेट रेज का डायरेक्ट हमारे ऊपर असर पड़ता है, प्लस चूंकि पित्त के प्रकोप का काल है, इसलिए धूप जो उष्णता होती है उससे हमें बचना चाहिए, इसलिए धूप का सेवन कम से कम करना चाहिए, हमें धूप से बचना चाहिए। तो धूप में बैठने के लिए समय ठीक नहीं है। जब जाड़े का मौसम अभी आएगा प्रॉपर, तो हम धूप में बैठ सकते हैं उस समय, और उस समय तो खैर सबको अच्छी लगती है धूप। एक और चीज, ओस को भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी बॉडी चूंकि एक ट्रांजिशन फेज में है, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, डायनल फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, उसको भी नहीं झेल पाती। और ऐसे में क्या होता है, दिन गर्म रात ठंडी, बीच का समय जो है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो जितनी भी इम्यूनिटी चेंजेस की वजह से डिजीजेस होती हैं, जो कह सकते हैं सीजनल वेरिएशन की जो डिजीज होती हैं, जिसमें से वायरल फीवर बड़ा कॉमन है, वो हो जाता है। इसलिए ओस में बैठना आयुर्वेद मना करता है, ओस में आपको नहीं बैठना चाहिए, ओस से आपको बचना चाहिए। एक और सवाल जो बहुत से लोगों ने पूछा है कि अगर मान लीजिए शाम को हमें बाहर निकलना ही है, तो किस समय तक हम खुले में ऐसा सेवन कर सकते हैं। हालांकि आज के कंडीशन के हिसाब से ये चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि शाम को टहलने निकलते हैं, घर के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो खेलते हैं, तो प्रथम प्रहर तक आप शाम को सेवन कर सकते हैं, खुले में घूम सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं बाहर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो वेदर चेंजेस हैं उनका बॉडी पे असर ना पड़े। तो ये तो हुआ एक सवाल। फिर किसी ने पूछा कि दिन में सोना तो वैसे भी मना किया गया है आयुर्वेद में। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें दिन में सोने के लिए कहा गया है, जैसे गर्मी के मौसम में कहा जाता है कि आप दिन में सो सकते हैं, बाकी दिन में सोना नहीं ठीक होता है। जिस तरह से दही का सेवन इस ऋतु में मना किया गया है, इसी तरह से दिन में सोना भी मना किया गया है। जैसे आप अगर जो लोग सोने के आदी हैं वो देखते होंगे कि ऐसा होता है, दोपहर में अगर आप सो जाते हैं तो शाम को हैवीनेस होती है, कभी कभी इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है। इन सबसे बचने के लिए शरद ऋतु में, और खास करके इस समय हमें जो ट्रांजिशन फेज है, तो दिन में सोने से बचना चाहिए। दही के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। एसी एक आज के समय में बड़ा ही पिक्यूलियर सब्जेक्ट है। ध्यान ये देना है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर वेरिएशन कैसा हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। अगर दिन बहुत गर्म है, रातें एकाएक ठंडी हो रही हैं, तो ऐसे में हमें एयर कंडीशनर का यूज भी बड़ा ही जुडिशियस यूज करना चाहिए,
ताकि जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बार बार होता है, आप एसी से निकल के वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर वापस एसी में, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये फ्लक्चुएशंस ना हो। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है उसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें एसी का यूज करना चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा कि फ्राइड फूड के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्राइड फूड इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए। जाड़े का मौसम आएगा, आपकी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी हो जाएंगी, उस समय आप खूब पराठे खाइए, खूब तला भुना खाइए, अपने शरीर के अनुसार, अपने अगर आपको कोई बीमारी है उसको ध्यान देते हुए खूब खाइए, क्योंकि उसमें डाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा हो चुका होता है। हेमंत और शिशिर ऋतु दोनों बहुत बढ़िया होती हैं डाइजेशन के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। लेकिन ये शरद ऋतु का जो मौसम है इसमें थोड़ा सा हमें इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए, कुछ लोग कह रहे थे कि अगर मान लीजिए हमें खाना पड़ा, किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई और रीजन है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सा तरीका है, मात्रा का ध्यान देना चाहिए। तो मात्रावत खाना चाहिए, अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए मात्रावत खाना चाहिए। और गर्म पानी हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो जब भी हम कुछ तला भुना खाएं तो गर्म पानी, उसका दो फायदे होते हैं। एक तो आपको तुरंत हैवीनेस से बचाता है, डाइजेशन में भी मदद करता है, इवैक्यूएशन में मदद करता है, और फैट को काटने का काम गर्म पानी का होता है। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं तो उसके साथ में गर्म पानी का सेवन करिए, उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल देंगे तो और बढ़िया रहेगा। सीजनल वेज जितने भी हैं, ये चाहे शरद ऋतु ही नहीं, ये हर समय के लिए है कि सीजनल वेज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, स्ट्रेस होनी चाहिए। इस मौसम में परवल की सब्जी एक आनी शुरू होती है, थोड़ी सी थिकरस चीज होती है, और आचार्यों ने संहिताओं में कहा भी है पटोल का इस्तेमाल करना चाहिए, परवल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से जो सीजनल वेजिटेबल्स शरद ऋतु में, उनका हमें सेवन करना चाहिए, बीमारी हमें ना हो। अब एक ये पर्टिकुलरली आयुर्वेद से जुड़ा हुआ सवाल है कि बीमारी नहीं हो, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में बात करी, ये पित्त के प्रकोप का काल है, पित्त दोष इसमें बढ़ रहा होता है, इस नाते पित्त दोष से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसे हम कैसे रोकें, प्रिवेंशन का पार्ट है ये, क्या करना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर एक सिस्टम है आयुर्वेद में पंचकर्म का, पित्त के प्रकोप काल में पित्त का निर्हरण कर देना, और ये करवाते हैं विरेचन से। तो ये जो सीजन है शरद ऋतु के समय में, विरेचन कर्म स्वस्थ रहने की दृष्टि से, केवल बीमार व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति भी जो बीमार नहीं है, उसे पित्त प्रकोप के कारण होने वाली बीमारियों से बचाया जाए, इसके लिए विरेचन कर्म करवाया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विरेचन पंचकर्म का कोई भी प्रोसीजर हो, वो एक योग्य चिकित्सक जो इसके लिए एक्सपर्ट है उसकी देखरेख में और शास्त्रोक्त तरीके से करना चाहिए। रोगी के शरीर की क्षमता देख करके, उसकी औषधि सहने की क्षमता देख करके, उसकी बाकी कंडीशंस, प्रकृति परीक्षण, इन सबको करने के बाद में विरेचन कर्म एज अ प्रिवेंटिव प्रोसीजर यहाँ पर हम शरद ऋतु में करा सकते हैं और रोगी ले सकता है या स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सामान्यतः हमसे पूछे जाते हैं, अराइज होते हैं कि जब ये शरद ऋतु का समय है, इस समय किसी को स्वस्थ रखना, अपनी स्वास्थ्य की स्थिति मेंटेन करनी है या बीमारियों से बचना है, तो क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का। बेसिकली ये ऋतुचर्या का पार्ट है, और आयुर्वेद में जो ऋतुचर्या है वो केवल एक पर्टिकुलर सीजन में ना हो के, जैसा हमने पहले भी बताया, आचार्य सुश्रुत ने तो दिन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ऋतुओं की कल्पना की है, और प्रैक्टिकली ये देखा भी जाता है कि दिन में कभी हमें ठंड लगती है, कभी कम ठंड लगती है, किसी समय गर्मी ज्यादा लगती है, तो अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर वेरिएशंस दिन के अंदर भी होते हैं। तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ऋतु से मिलते जुलते लक्षण आचार्य ने बताए हैं, तो उसकी अगर जो लाइफ स्टाइल है, चर्या है, उसको हम वहां पे फॉलो करेंगे तो बीमारी नहीं होगी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम। जो बीमार आदमी है उसकी बीमारी को ठीक करके उसको हेल्दी बनाना, और फिर उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, केवल उसको हेल्दी बना के नहीं छोड़ना, हमें उसकी हेल्थ को मेंटेन करते जाना है ताकि उसे दोबारा बीमार होने के चांसेस कम हो जाएं। और जो हेल्दी है ऑलरेडी, उसे कैसे हम बीमारी होने से बचाएं, हमारा मेन पर्पज आयुर्वेद का ये। इसीलिए जो दिनचर्या के प्रोसीजर्स हैं, ऋतुचर्या के प्रोसीजर्स हैं, इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हैं और इस तरह के जितने भी लॉज बनाए गए हैं आयुर्वेद में, वो इसी चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो आप लोग इनका इस्तेमाल करिए, इनको अपने जीवन का अंग बनाइए और स्वस्थ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
ऐसी जितनी भी आयुर्वेद के इस अतुलनीय खजाने में जानकारियां हैं उन्हें सरल शब्दों में आपके लिए हम लेकर आएंगे। आपसे अपेक्षा है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लोगों को शेयर करें। आपके सुंदर सुखद जीवन की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ में मैं वैद्य चंद्रचूड़ मिश्रा आपसे विदा लूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समाज में अपना योगदान अच्छे से देते रहें। धन्यवाद।